अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। स्वागत है आप सभी का लाइफ लेजर एंड स्टडीज़ में। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के इंग्लिश में से एन इवनिंग वेट विद रेन की। ये पोइम वेडपाल दीप ने लिखी है, जो एक महान डोगरी पोइट है। वेडपाल दीप को जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज का अवार्ड भी मिला है। वेडपाल 1929 में पैदा हो जाते हैं और 1995 में उसकी वफ़ात होती है। एन इवनिंग वेट विद रेन उनकी अदबी दुनिया में से ब्यूटीफुल, दिल को छू लेने वाली पोएम है। इसमें शायर बहुत सारी तस्वीर यानी इमेजेस का इस्तेमाल करता है। वीडियो पूरा देखने के बाद आप लोगों को इस यूनिट के पोइटिक डिवाइसेस याद नहीं करने पड़ेंगे और आखिर में वो हम डिस्कस भी करेंगे। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आप लोगों को मुख्तसर अंदाज में इस पोएम को समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है जो शायद आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। एन इवनिंग वेट विद रेन वेडपाल दीप ने लिखी है, जो 1929 में बॉर्न हुए है और इसकी डेथ 1995 में हुई है। इस पोइम की इंग्लिश ट्रांसलेशन शिवनाथ ने की है। वेडपाल दीप को जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज का अवार्ड भी मिला है। सबसे पहले मैं इस नज़म का मुख्तसर खुलासा देना चाहूँगा। शायर यहाँ एक शाम के माहौल की तस्वीर कशी करता है। शायर एक शाम को, जब बारिश हो चुकी होती है, जब वो घर से बाहर निकलते हैं, तो वो अपने बुढ़ापे के बारे में सोचता है, जिसके बारे में सोचते सोचते शायर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। चारों तरफ खामोशी छाई हुई होती है। शायर इस तन्हाई में अपने बचपन को याद करता है कि जब वो अपने आंगन में अकेले खड़ा होके सिंबल की आवाज़ें सुना करता था। शायर को इस बात से बहुत ही दुख होता है, ये सोच के कि अब वो दिन चले गए हैं, कि वो दिन अब कभी वापस नहीं आएंगे। शायर यहाँ पे आज के और बचपन के दिनों को कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहा है कि बचपन के दिन कुछ ऐसे थे, ना कोई परेशानी थी, ना कोई जिम्मेदारी थी, हर गम से दूर। शायर अब ये सोच के बड़ा उदास हो जाता है कि वो दिन अब चले गए, अब वो कभी वापस नहीं आ सकते हैं। शायर के कहने के अंदाज से ये पता चलता है कि शायर अब अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में है और वो अपनी सारी चीज़ों को याद करना चाहता है कि जो उसने अपनी ज़िंदगी में की हों, शायद ख़ास कर कि जो चीज़ें उसने बचपन में की थी, जब वो हर गम से दूर था, जब वो हर परेशानी से दूर था। चलिए हम इस पोएम को समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। An evening wet with rain, as I walk through the lane, the heart beckons the hand to hold them with love. The mind also knows the subtle signals of the breeze. Should I stand on the ground or waft with the wind? An evening wet with rain. एक शाम जब हर कोई चीज़ बारिश से भीगी हुई थी। एज आई वॉक थ्रू द लेन, शायर कहता है कि वो एक गली में से जा रहा है। लेन का मतलब होता है गली या कोई कोचा। द हार्ट बेकन्स द हैंड्स टू होल्ड देम विद लव। बेकन्स का मतलब होता है इशारा करना, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। द हार्ट बेकन्स, शायर का हार्ट, इससे शायर का दिल इसको इशारा कर रहा है। द हैंड्स टू होल्ड देम विद लव, शायर का दिल इसको इशारा कर रहा है कि जो इसके साथ है वो शायर का हाथ बहुत ही प्यार से पकड़े। यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। शायर के साथ इस वक्त कोई है, यहाँ शायद ये इसकी खामोशी, इसके ये खामोशी है, ये खामोशी को अपना साथी समझ रहा है, या इसकी बीवी इसके साथ हों, या इसका कोई दोस्त इसके साथ हो, या तो शायद ये वक्त का यहाँ पे बात कर रहा है, ये वक्त की यहाँ पे बात कर रहा है कि जो वक्त इसके साथ है, जो वक्त आगे तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अब आप लोग जो भी समझें, शायर चाहता है कि जो इसके साथ है, जो इसका कंपेनियन, जो इसका साथी इसके साथ है, शायर चाहता है कि वो शायर का हाथ बहुत ही प्यार से पकड़े। द माइंड आल्सो नोज सबटल सिग्नल्स ऑफ द ब्रीज, शायर का मन भी जानता है कि सिर्फ हल्की सी हवा ही तो चल रही है। शायर को इस चीज़ का एहसास है कि थोड़ी सी हवा ही चल रही है, जो शायर को ज़्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। शुड आई स्टैंड ऑन द ग्राउंड,
or wafted with the wind. अब शायर यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज दिखाई दे रहा है। शायर यहाँ पे सोचता है कि क्या मुझे यहाँ पे अभी इस हवा की वजह से रुकना चाहिए, या फिर मुझे हवाओं के साथ ही बहना चाहिए। विंडो डोर्स एवनिंग ऑफ द हाउस आर वेट, cool breeze stir the leaves of the yonder banyan tree. The collar of my coat is also wet with drops of rain. All around reigns silence. बारिश की वजह से हर चीज़ गीली हुई है। खिड़कियाँ, दरवाजे, घर के सायाबां भी गीले हुए पड़े हैं। कूल ब्रीजेस, सर्द हवाएं। स्टेयर का मतलब होता है हिलाना। लीव्स ऑफ द यॉन्डर बेनेयान ट्री, यॉन्डर का मतलब होता है वहाँ कुछ दूरी पे। बेनेयान ट्री, बरगद का पेड़। मतलब यहाँ पे है, शायर को कुछ दूरी पर एक बरगद का पेड़ दिखाई देता है। ठंडी ठंडी हवाएं इसके पत्तों को हिला रही है। The collar of my coat is also wet with drops of rain. All around reigns silence. बारिश के बूंदों की वजह से शायर के कोट का कॉलर भी गीला हो चुका है। और चारों तरफ खामोशी ही खामोशी छाई हुई है। माई फीट आर कोल्ड विद वाटर सीपिंग थ्रू माई शूज़। शायर को पैरों में सर्दी महसूस हो रही है। इसके जूतों में से पानी रस रहा है। सीपिंग का मतलब होता है टू फ्लो और पास समथिंग थ्रू स्मॉल ओपनिंग इन समथिंग। जैसे कि हमारे जूते कभी पानी में चले जाते हैं, जब हम चलना शुरू कर देते हैं तो हमारे जूतों में से पानी बाहर निकल आता है। शायर का मतलब भी यही है, क्योंकि शायर एक बारिश वाली शाम में बाहर निकले हुए हैं और उसके जूतों में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से इसको पैरों में भी ठंड पड़ रही। My eyes are heavy with sleep or it is fever. शायर के आंखों में भी भारीपन महसूस हो रहा है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये भारीपन नींद की वजह से है या बुखार की वजह से है। द ग्राउंड इज़ रियली स्लेपरी, देयर इज़ नो प्लेस टू स्टैंड। बारिश की वजह से ज़मीन पे फिसलन आ गई है और कहीं पे खड़ा रहने की कोई जगह नहीं है। द माइंड इज़ एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है पूरी तरह से थका हुआ। शायर का जहन पूरी तरह से थका हुआ है। लुकिंग फॉर सम स्पॉट, अब शायर किसी जगह की तलाश कर रहा है टू रेस्ट, आराम करने के लिए। शायर का जहन बहुत थका हुआ है, अब वो कोई जगह तलाश कर रहा है जहाँ पे वो थोड़ा सा आराम कर सके। Loss of hope has darkened the evening of my life too, and clouds gathering in my mind shed tears as they pass. The evening of troubles, my companion is also depressed and takes me along, holding me by the arm. लॉस ऑफ होप का मतलब होता है उम्मीदों के खो जाना। है डार्कनर, उसने सियाह कर दिए है। द इवनिंग ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी की शाम। इसका यहाँ पे मतलब है, शायर कहना चाहता है कि उम्मीदों के खो जाने से इसकी ज़िंदगी की शाम सियाह हो गई है। एंड क्लाउड्स गैदरिंग इन माई आइज शेड टीयर एज दे पास। एंड क्लाउड्स गैदरिंग इन माई आइज, और बादल मेरे आंखों में जमा हो रहे हैं। शेड टीयर्स, वो आंसू बहा रहे हैं जब वो मेरे तकलीफ़ों भरे शाम से गुज़र रहे हैं। माई कंपेनियन, मेरा साथी, इज़ आल्सो डिप्रेस्ड, वो भी बड़ा ही नाउम्मीद हो गया है। एंड टेकिंग मी अलॉन्ग, वो मुझे अपने साथ लिए जा रहा है। होल्डिंग मी बाय द आर्म, मुझे बाजू से पकड़े हुए मुझे अपने साथ लेके जा रहा है। शायर का मतलब है कि शायर यहाँ पे अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में पहुँच गए हैं, जहाँ पे उसको किसी चीज़ की उम्मीद बाकी नज़र नहीं आती है। इसका बुढ़ापा दुखों से पूरी तरह से भरा हुआ है। शायर की आंखों में नाउमीदी के बादल जमा हो गए हैं, जो आंसू बन के बह रहे हैं। शायर के साथ इसका साथी है, जो शायद इसका वक्त है या इसकी तन्हाई है। शायद यहाँ पे वक्त की ही बात कर सकते हैं, क्योंकि वक्त किसी के लिए रुकता तो नहीं है। अब शायर भी अपने आखिरी पड़ाव पे पहुँच ही गया है, जो इसको अपने साथ लेके जा रही है। इसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ साथ लिए जा रही है। In childhood, I stood alone in my courtyard, and waves of air brought the sound of camp bells. We regret that the days gone by do not return. How to call back time past and gone. यहाँ पे शायर अपने बचपन को याद करने लग जाता है। उसे याद आता है कि किस तरह से वो अपने आंगन में अकेला खड़ा हुआ करता था।
हवा की लहरें कहीं से सिम्बल्स की बजने की आवाज़ ले आती थी। सिम्बल्स एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी आवाज़ दूर से सुनाई देती है। वी रिग्रेट दैट द डेज गॉन बाय डू नॉट रिटर्न। वी रिग्रेट दैट द डेज गॉन, हमें अब बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। दैट द डे इज़ गॉन बाय, अब जो वो दिन चले गए हैं, डू नॉट रिटर्न, वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। हाउ टू कॉल दम हाउ टू कॉल देम बैक, अब हम इनको किस तरह से वापस बुला सकते हैं। पास्ट एंड गॉन, जो बीत चुका है वो जा चुका है, जो पास्ट है वो चला गया है, अब हम उसको वापस नहीं ला सकते हैं। द इवनिंग प्रिपेयर टू गो टू स्लीप इन द लैप ऑफ नाइट, स्लोली स्लोली softly, just as the cicada's feet touch the ground. Shadows of trees rest in the dark tank as some passing clouds cast a shadow over hills. The evening prepares to go to sleep in the lap of night. The evening prepares, अब शाम तैयार हो रही है, to go to sleep, सोने के लिए जाना, in the lap of night, शाम की गोद में। क्या शायराना अंदाज है। वो कहता है कि शाम रात की गोद में सोने के लिए तैयार हो रही है। Slowly, softly, just as the cicadas feet touch the ground. ऐसा लगता है मानो आसमान के पांव धरती को आहिस्ता आहिस्ता और प्यार से छू रहे हों। उसके बाद शैडोज ऑफ ट्री, उसके बाद शैडोज ऑफ ट्री रेस्ट, दरख्तों के सायों ने हिलना बंद कर दिया है। इन द डार्क टैंक, ऐसा लगता है कि जैसे कि वो काले तालाब में आराम करने चले गए हों। एज सम पासिंग क्लाउड कास्ट ए शैडो ओवर हिल, गुजरते हुए एक बादल ने अपनी परछाई पहाड़ पर डाल दी है। देयर इज एक्टिविटी इन द रूम, लिट द इलेक्ट्रिक बल्ब, मूनलाइट लॉफ्स होल्डिंग द हिम ऑफ द मून। वायर इज माई डेस्टिनेशन, वायर इज द हरी, लाइट ऑफ द अर्थ लैम्प इन ए वे साइड मॉडेस्ट इन अवेट्स मी। शायर कुछ घरों में बिजली की रोशनियां जलती हुई देखता है। वो सोचता है कि इन घरों में कोई ना कोई हरकत ज़रूर हो रही होगी। चांदनी चांद की गोलाई को पकड़े हुए और मुस्कुराते हुए लग रही है। वायर इज़ माई डेस्टिनेशन, शायर को पता नहीं है कि उसकी मंजिल कहाँ है। वायर इज़ द हरी, और उसको जल्दी भी नहीं है वहाँ जाने की। लाइट ऑफ द अर्थ लैम्प, मिट्टी के दिए की रोशनी। इन ए वे साइड, रास्ते के किनारे। मॉडिस इन, एक आम सराई। अवेट्स मी, मेरा इंतज़ार कर रही है। इसके कहने का मतलब है कि एक आम सराई जो रास्ते के एक किनारे पर है, वहाँ पे एक मिट्टी का दिया जल रहा है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है। अब हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है पोएटिक डिवाइसेस। हम पोएटिक डिवाइसेस को यहाँ पे डील करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से सुनोगे और समझ भी जाओगे। सबसे पहले हम अगर मेटाफर की बात करेंगे तो यहाँ पे मेटाफर के इस्तेमाल भी हुआ है, जैसे कि आप इस लाइन में देख सकते हो। एंड क्लाउड्स गैदरिंग इन द माइंड शेड टीयर्स एज दे पास। यहाँ पे क्लाउड्स का इस्तेमाल किया गया है डिस्पायर को लेके। जो पोइट की नाउमीदी है, जो पोइट के जहन में नाउमीदी बढ़ रही है, इसके लिए यहाँ पे क्लाउड्स का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी तरफ अगर हम पर्सानिफिकेशन की बात करेंगे तो इस वाले नज़म में पर्सानिफिकेशन का भी इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि आप लोग इस लाइन में देख सकते हो। मून लाइट लॉफ्स होल्डिंग द हिम ऑफ द मून। शायर यहाँ पे कहता है चांदनी चांद की गोलाई को पकड़े हुए मुस्कुरा रही है। मगर यहाँ पे बात समझने की ये है कि मुस्कुराने की क्वालिटी इंसान की होती है। अगर हम यहाँ पे अब इमेजरी की बात करेंगे तो मेरा समझना है कि जहाँ तक इस यूनिट का ताल्लुक़ है, यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इमेजरी ऑफ दिस पोएम। तो ये एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। ज़ेडपाल की इस नज़म में इमेजरी बड़ी ही दिलकश अंदाज में की गई है। जिस चीज़ का ज़िक्र शायर इस अपनी नज़म में करता है, उन सारी चीज़ों की तस्वीर हमारी आँखों में बन जाती है। जैसे कि शायर कहता है कि एवरीथिंग इज़ वेट विद रेन, जैसे कि डोर्स है, विंडोज़ है, एवनिंग्स ऑफ द हाउस है, ये पूरी तरह से वेट हो चुके हैं रेन की वजह से। तो इनको पढ़ते पढ़ते ही हमारे जहन में एक ख्याल आ जाता है, हमारे जहन में एक इमेज बन जाती है
कि किस तरह से खिड़कियां, दरवाजे, घर का सायाबान गीले हुए पड़े हैं बारिश की वजह से। नॉट ओनली दिस, आगे भी हम देख सकते हैं, वी कैन सी लीव्स मूविंग विद कूल ब्रीज, वी कैन सी हाउ द रेन वाटर इज सिपिंग थ्रू द poet's shoes, we can clearly see wet collar of his coat, we can easily imagine how poet uses to stand alone in his courtyard and listening to the sweet sounds of cymbals। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोगों के जहन में इस यूनिट को लेके कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, तो आप लोग पूछ सकते हो। मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।